हेलो एवरीवन, टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत है। और आज हम क्लास 11th का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम स्टडी करेंगे, और मैकेनिक्स जो टॉपिक होता है हमारा क्लास 11th में, जिसको लोग मुश्किल बताते हैं और कहते हैं कि वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है जय कौशिक, और आइए शुरू करते हैं। तो मेरे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस एग्जांपल से आप मोशन को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि मोशन है क्या। आप सबने गाड़ियां तो देखी होंगी, बड़ी से बड़ी गाड़ियां देखी होंगी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब कभी भी आप किसी कार को मूव होते देखते हैं अपने आसपास से कि भाई यहाँ से मेरे से एक कार मूव हो रही है, तो क्या आप में से किसी के मन में एक सवाल नहीं आता कि भैया अभी कार यहाँ पे है, 10 मिनट बाद कहाँ होगी, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, कहाँ तक ये गई। इन सब चीजों के बारे में आपको सवाल आते होंगे। और अगर आपके ये सवाल आते हैं तो इन सब चीजों का जवाब आपको मोशन के कंसेप्ट के थ्रू मिल सकता है। कैसे कार मूव होती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्या कार की स्पीड होती है, इन सब चीजों के बारे में आपको मोशन के थ्रू बताया जा सकता है। आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल खेला भी होगा, फुटबॉल काफी पॉपुलर स्पोर्ट। तो जब कभी भी ये फुटबॉलर इस फुटबॉल को क्लिक करता है और ये फुटबॉल जाके नेट पे लगती है, तो आप सब कहते हैं गोल, भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया। पर क्या आप में से किसी के मन में सवाल आया कि भैया ऐसा इसने क्या किया कि भैया बॉल आगे गई? क्या इसने कोई फोर्स लगाया? कैसा फोर्स लगाया? क्या इस बॉल का पाथ रहा? और क्या हो कि अगर इस बॉल को रोक दे गोलकीपर तो गोल नहीं हो? बट गोल नहीं हुआ वो बात है, पर गोल कैसे रोका, क्या किया उसने, क्या इसकी वेलोसिटी है, क्या इसका पाथ है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको मोशन के थ्रू ही बताया जा सकता है। आप सबने क्रिकेट तो खेला ही होगा और क्रिकेट देखा भी होगा। क्रिकेट हिंदुस्तान का काफी पॉपुलर स्पोर्ट है और काफी जगहों पे खेला जाता है, काफी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब कोई क्रिकेटर अपने बैट से बॉल को हिट करता है और सिक्स लगता है या कोई भी रन लगता है, तो आप लोग बहुत खुश होते हैं। पीछे बैठी हुई ऑडियंस बहुत खुश होती है, भैया सिक्स लग गया, हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए, वाह भाई वाह। और क्या किसी के मन में सवाल आया कि भैया ऐसा इसने क्या किया, सिक्स क्या, क्या एंगल होगा कि सिक्स आ जाए, किस वजह से सिक्स जाएगा? इन सब चीजों के बारे में जो चीज आपको बताती है वो होता है आपका मोशन। मोशन के थ्रू आपको पता लग सकता है कि किस वजह से मेरा ये बैट मूव हो रहा है और किस वजह से ये सब चीजें हो रही है। क्या मेरा मोशन होगा बॉल का, कैसे मेरी बॉल मूव करेगी। तो आइए चलते हैं एक ऐसे एरा में, चलते हैं फिजिक्स के ऐसे समुंदर में, जहां पे आपको आपके सारे सवालों का जवाब स्टेप बाय स्टेप मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने आपकी वीडियो आपने अच्छे से देख ली तो आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर होते चले जाएंगे। आज हम वो पहली ब्लॉक रखने जा रहे हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि मैकेनिक्स होती क्या है, क्यों लोग मैकेनिक्स को सबसे हार्ड टॉपिक बताते हैं। इवन इन ग्रेजुएशन, जब लोग फिजिक्स में ग्रेजुएशन भी करते हैं तब भी मैकेनिक्स को सबसे हार्ड टॉपिक बताया जाता है। मैं कहता हूँ सबसे स्कोरिंग टॉपिक। बट मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ
लोगों को याद करना होगा, उनके कंट्रीब्यूशन को समझना होगा। आपको स्क्रीन पे दो महान पर्सनैलिटीज की फोटोग्राफ्स नजर आ रही है। एक तरफ है गैलीलियो गैली द ग्रेट, और दूसरी तरफ है हमारे सर आइजैक न्यूटन। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में सबसे ज्यादा रहा है। अगर ये लोग ना होते तो शायद फिजिक्स इतनी डेवलप ना हो पाती। गैलीलियो ने फिजिक्स को जो फाउंडेशंस दी है, फिजिक्स को जो बेसिक डेफिनेशंस दी हैं, जिससे फिजिक्स आगे ग्रो हो पाई। और वहीं पे सर आइजैक न्यूटन ने वो कंट्रीब्यूशन फिजिक्स को दिया है इन ऑप्टिक्स, इन ग्रेविटेशन, इन काइनेमेटिक्स, और वो सारी फील्ड्स जिनके बारे में आप सोच सकते हैं जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा हुआ है। और गैलीलियो गैली ने हमारी फिजिक्स को, हम सबकी फिजिक्स को एक नया रूप देने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई थी। जी हाँ, गैलीलियो ने अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाला था, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के सामने करेक्ट इंफॉर्मेशन आ सके। और अगर आप ये स्टोरी सुनना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस स्टोरी में हुआ क्या था, कैसे कैसे लोगों को पता चला इस बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं इसको एक बहुत ही इंटरेक्टिव वे में आप सबके सामने रखूंगा। तो फिलहाल मैकेनिक्स शुरू करने से पहले हमें हमारे इन दो महान पर्सनैलिटीज को सलाम करना चाहिए, इनके कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहिए। आज भी मेरा जो सर है, सर आइजैक न्यूटन और गैलीलियो के द्वारा दिए गए फिजिक्स के कंट्रीब्यूशन में झुक जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इनके कंट्रीब्यूशन को याद करें। और आइए मैकेनिक्स की शुरुआत करें। तो मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। यानी कि रेस्ट पे है या फिर मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में आपको मैकेनिक्स बताएगा। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जो डील करती है ऑब्जेक्ट्स के इक्विलिब्रियम पे और रेस्ट की कंडीशन पे। ये मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपको बताता है ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में। अभी अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे है तो 10 मिनट बाद ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे होगा, इन सब चीजों के बारे में आपको काइनेमेटिक्स बताता है। और जब आप ये जान लेते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट मूव हुआ, कहां तक गया वो भी पता लग जाता है, बट कैसे मूव हुआ और क्या कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में आपको डायनामिक्स के थ्रू पता लगता है। तो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द कॉज ऑफ देयर मोशन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ अब मैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। क्योंकि रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिजिक्स का जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक जो फाउंडेशन आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा। रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेस्ट पे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा मोशन पे होता है, उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, आइए देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए ये एक लड़का है, ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है किसी भी अपने स्टेट तक या अपने घर तक। तो अगर इस लड़के से पूछा जाए कि बेटा तुम रेस्ट पे हो या मोशन पे, तो ये कहेगा मैं रेस्ट पे हूं। अगर इससे पूछा जाए तुम्हारे सामने वाला पैसेंजर रेस्ट पे है मोशन पे है, तो ये कहेगा मैं तो रुका हुआ हूं, वो भी रुका है, बैठा ही है, कई देर से चल तो रहा नहीं, वो भी रेस्ट पे। हमने कहा ठीक। अब एक बाहर बंदा खड़ा, उसने कहा भैया एक बात बताओ, हो भैया ये जो लड़का आपको दिख रहा है ट्रेन से जाता हुआ, क्या ये रेस्ट पे है मोशन पे है? वो कह रहा है ट्रेन मूव हो रही है। हमने कहा हाँ जी हो रही है। तो कह रहे ट्रेन में लड़का बैठा है। हमने कहा हाँ जी भैया बैठा है। तो यानी कि वो मोशन, रेस्ट पे है या मोशन पे? इसका सिंपल सा जवाब है कि रेस्ट और मोशन जो हमारी कंडीशन होती है ये डिपेंड करती है
कि आखिर चीजों को देख कौन रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। इन सब चीजों पे हमारा रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट डिपेंड करता है। तो रेस्ट एंड मोशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। जो बंदा देखता है, जो ऑब्जर्वर देखता है, उसी हिसाब से रेस्ट और मोशन होता है। पर आप में से कईयों को अभी भी डाउट होगा, सर मान लीजिए कि मैं अपने घर में हूं, तो अपने घर में तो ना मेरा घर मूव हो रहा, ना मेरा कमरा मूव हो रहा, और अगर कोई बाहर बंदा भी खड़ा होगा वो भी कहेगा घर मूव नहीं हो रहा है रेस्ट पे, यानी कि हाँ मैं एब्सोल्यूट रेस्ट पे हूं। जवाब है नहीं। मान लीजिए आपको स्पेस से कोई एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो एस्ट्रोनॉट क्या कहेगा, आप रेस्ट पे हैं, आप मोशन पे हैं? एस्ट्रोनॉट कहेगा नहीं नहीं, आप मोशन पे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। और अगर अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, यानी कि इंडिया मूव कर रही है, इंडिया मूव कर रही है, कोई भी आपकी कंट्री है वो मूव कर रही है, और जिस घर में आप बैठे हैं वो मूव हो रहा है, यानी कि आप भी मूव हो रहे हैं। आपके रिस्पेक्ट में, आपके आसपास के लोगों के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, पर ये एक ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में, यानी कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट। So rest, an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with passage of time. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. I think आपको यहाँ तक definition clear है। Rest and motion are relative terms, यानी कि जो रेस्ट होता है और जो आपका मोशन होता है, ये आपका ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है और ये रिलेटिव है। ये डिपेंड करता है कि चीजों को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन द ओन साइज in a reasonable duration of time, then object is said to be point object. यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस जो मेरा ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, उस डिस्टेंस से उसका जो साइज है वो छोटा है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मेरी अर्थ है और मेरी अर्थ जो है सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, तो जो सन के आसपास जो अर्थ का रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है और जो डिस्टेंस है, क्या वो अर्थ के साइज से ज्यादा है? जवाब है हाँ, ज्यादा है। तो अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अराउंड द सन। ओके, so now I am going to talk about very important concept, that is distance and displacement. Distance is the length of the actual path traversed by a body between its initial and final position. यानी कि जो मेरी बॉडी है उसके बीच की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है, उसके बीच में जो टोटल पाथ मेरे द्वारा ट्रेवल किया जाता है उसको मैं डिस्टेंस कहता हूँ। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्टेंस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें और उसका डिस्टेंस नापे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ वो चीज शॉर्टेस्ट पाथ होनी चाहिए, यानी कि जहां का मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पे हमारा मोशन एंड हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो पाथ है वो सबसे छोटा पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन की बात, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू आपको काफी क्लियरली समझ में आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। तो मान लीजिए हमें ए टू बी टू सी जाना है, तो अगर मैं ए से बी से सी
और फिर सी से ए जाता हूँ, जहाँ पे ए मेरी इनिशियल पोजीशन है, और मान लीजिए वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाता हूँ, तो जो मेरा डिस्टेंस होगा वो होगा 12 मीटर। बट मान लीजिए मैं ए से बी से सी जाना है, सी से ए नहीं जा रहा हूँ अभी, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 5 मीटर आ जाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि मैं वापस ए पे चला जाता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें देखनी को है वो है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता। वो कुछ केसेस में इक्वल हो सकता है, बट कभी छोटा नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिस न्यूमेरिकल को करने के बाद आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमारे पास फिगर दे रखी है और हमें बोला गया है कि इसका जो रेडियस है वो आर है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज। ए पॉइंट से मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी। तो इन जगहों पे जो मूव करता है हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करनी है। और जब ये वापस ए पे आ जाता है उस केस के लिए भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए से बी तक मूव कर रहा हूं तो जो मेरा डिस्टेंस होगा आप देखेंगे मैं 1/4 पार्ट जो है सर्कल का ट्रेवल कर रहा हूं। तो इसलिए मैं इसकी सरकमफेरेंस जो टोटल पाथ है उसके 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा वो पाई आर बाय 2 आ जाएगा। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ है अगर आप ए और बी को कनेक्ट कर दें, तो अगर यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपके पास जो डिस्टेंस आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी विच इज √2r। एंड नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए टू सी, अगर मैं ए से सी मूव कर रहा हूं तो मैंने हाफ सर्कल का डिस्टेंस मूव किया है, हाफ इंटू 2πr, जो πr आ जाएगा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, then my displacement will be 2r, r plus r. Now when I am going from a to d, तो जब मैं a to d मूव करता हूं तो मैं 3/4 पार्ट सर्कल का मूव कर चुका हूं, जिसकी वजह से मैं इसको 2πr से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/2πr। और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ad, वो सिमिलरली ऐसे ही कैलकुलेट होगी जैसे मैंने ad के लिए कैलकुलेट की थी, विच इज √2r। नाउ अब जब मैं देखूंगा भाई वापस एक रिवॉल्यूशन लेने के बाद जब भी ए पे आ जाएगा तो डिस्टेंस होगा 2πr, जो उसकी सरकमफेरेंस है। बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो चुके हैं जो हमने अभी भी स्टडी करा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसको अच्छे से समझिए। नाउ दिस कंप्लीट्स अवर क्लास। बट जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपकी। क्या इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अपनी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाया था, और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैं उसमें क्या क्या करता हूं। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसमें मैं अपने रिसेंट ब्लॉग्स को डालता हूं, तो मेरे जो रिसेंट ब्लॉग्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। तो अभी अभी मैंने अपनी वेबसाइट पे एक दूसरा ब्लॉग डाला है विच इज इनविजिबल नाउ विजिबल। तो जल्दी जाइए और इस ब्लॉग को पढ़िए। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें मैंने पोलराइजर के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक नई रिसर्च के थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जाइए और मेरे ब्लॉग को पढ़िए। So this completes our lecture. So please subscribe my channel, share my channel to all your friends and class 11th and 12th students. और जितने भी फिजिक्स पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं उन सबको ये चीज भेजिए। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे जाके आपके लिए नए नए कंटेंट ला सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने काफी सारी नॉलेज हमारे माइंड में डाली होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।
नमस्कार।